स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं तुम्हें तो पता ही है क्या करना है, सेशन को लाइक करो, सब लोग सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि मैम लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। आज के क्लास में क्लास 12th का चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, ये चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको लग रहा होगा कि पार्ट 2 तो ठीक है, पार्ट 1 कहाँ है इस चैप्टर का। तो इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, या फिर आप हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आधा चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी का आधा बच रहा है, वो आधा हम आज क्लास में खत्म कर देंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सब लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो और ध्यान से दिल से मन लगाकर सुनो, उतना ही है। चलो, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो कह रहे हैं चानुदारो जो है ये एक छोटा सा सेटलमेंट है, मोहेंजोदारो के कंपैरिजन में ये बहुत एक छोटी सी जगह है। एंड चानुदारो में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर बीड्स बनाए जाते हैं, शेल को कट किया जाता है, मेटल का काम होता है, सील को बनाया जाता है, एंड वेट, चीजों का भार, वेट नापने के लिए वेट भी बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। हमने देखा है कि यहाँ के लोग अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज करके बहुत बढ़िया बीड्स बनाया करते थे। ये लोग कार्नेलियन यूज करते थे। कार्नेलियन एक बहुत सुंदर सा और ऑरेंजिश रेडिश सा एक पत्थर होता है। मैं फोटो इमेज भी लाई हूं, मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने बोला मैं फोटो भी लाई हूं, आप लोगों को दिखा दूंगी। गूगल वॉज लाइक अभी दिखा फोटो दिखा दूंगी फोटो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कार्नेलियन यूज करके ये लोग बीड्स बनाते थे। जैस्पर, ये भी एक पत्थर है। क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, इन सबको यूज करके ये लोग बीड्स बनाते थे। ये सब अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं। ये लोग अलग अलग टाइप के मेटल्स यूज करते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। ध्यान रखना आयरन ये लोग यूज नहीं करते थे। ठीक है, शेल को यूज करते थे, फाइंस यूज करते थे, टेराकोटा को भी यूज करते थे। टेराकोटा क्या है, जब हम क्ले को थोड़ा गर्म कर देते हैं, बर्न करते हैं, तो जो मटेरियल बनता है उसे हम टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, कुछ बीड्स तो ऐसे भी थे जो कि 2 या 2 से ज्यादा स्टोन को साथ में जोड़कर बनाया जा रहा था। तो 2 अलग अलग पत्थर को साथ में ये लोग जोड़ देते थे, इट वॉज सीमेंटेड टूगेदर, एंड फिर ये लोग बीड्स बनाते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिसके ऊपर गोल्ड की कवरिंग थी, गोल्ड कैप्स थे। अलग अलग शेप के बीड्स होते थे, डिस्क शेप के, सिलिंड्रिकल शेप के, एकदम गोल स्पेरिकल शेप के, बैरल शेप के। ठीक है, तो ऐसे सेगमेंटेड अलग अलग शेप एंड साइज के लोग बीड्स बनाया करते थे। एंड इन बीड्स को डेकोरेट भी करते थे, ये लोग पेंट किया करते थे। कई बार क्या करते थे, दे एच डिजाइन ऑन देम। एच मतलब उसके ऊपर कार्व करना, डिजाइन हाथों से गाड़ कर ऐसे ऐसे करके बनाना। तो ये लोग इस तरीके से डेकोरेट भी किया करते थे। ठीक है, टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू मटेरियल। कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो किस मटेरियल से, किस पत्थर से बीड्स बना रहे हैं, उनका बीड बनाने का टेक्निक अलग अलग पत्थरों के लिए अलग अलग हुआ करता था। तो स्टेटाइट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि स्टेटाइट तो भाई देखो ये बहुत ही एक सॉफ्ट सा पत्थर होता है, इसके ऊपर काम करना आसान होता है। ठीक है, तो कई बार ये लोग क्या करते थे, स्टेटाइट जो पत्थर है उसका एक पाउडर बनाते थे, फिर उस पाउडर का एक पेस्ट बना लेते थे, फिर उस पेस्ट को ये लोग शेप देके अलग अलग टाइप के बीड्स बनाया करते थे। ऐसा करना इनको आसान पड़ता होगा। अगर एक हार्ड स्टोन ले लो और उसे तुम तोड़ के शेप देने की कोशिश करो, वो मुश्किल होता होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम स्टेटाइट का पाउडर बना के पेस्ट बना लो तो तुम्हारे लिए अलग अलग टाइप के शेप्स बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाउ दी स्टेटाइट माइक्रो बीड्स वाज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीइंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या कह रहे हैं,
कि बहुत छोटे छोटे बीड्स भी बनाए थे। तो स्टेटाइट से इन्होंने इतने छोटे बीड्स कैसे बनाए वो हमें एग्जैक्टली श्योर नहीं है। हमने कुछ कुछ अंदाजे तो लगाए हैं, पर ये लोग एग्जैक्ट क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे उस टाइम पर ये हमें अभी श्योर नहीं है। Archaeologist experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stage of production। कह रहे हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि कार्नेलियन रेड कलर का कैसे दिखता था इनका। ये लोग कार्नेलियन जो है उसे थोड़ा सा बर्न करते थे, थोड़ा हीट करते थे, तो अलग अलग स्टेज में उसे एक रेडिश सा कलर मिल जाता था। कई बार रफ से शेप्स होते थे, उनको ये लोग घिस घिस कर स्मूथ बनाते थे और फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। तो ये पत्थर को ग्राइंड करते थे, पॉलिश करते थे, ड्रिलिंग करते थे, अलग अलग तरीकों से ये अपना बीड बनाते थे। हमने चान्हू-दारो, लोथल, धोलावीरा इन सारे एरियाज में देखा है कि इनके पास स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स थे, प्रॉपर स्पेशल ड्रिल्स थे जिनको ये लोग यूज किया करते थे। ठीक है, ये है कार्नेलियन। ठीक है, तो मैंने बताया था ना एक रेडिश ऑरेंजिश सा बहुत प्रिटी सा स्टोन है, इसको ये लोग यूज किया करते थे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नागेश्वर एंड बालाकोट यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर कोस्ट। ये मैंने आपको पार्ट 1 में दिखाया था ना मैप में। तो कह रहे हैं नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जो पानी के पास हैं, कोस्टल एरियाज हैं। तो कोस्टल एरिया है मतलब यहाँ पे समुद्र है, बीच है, तो यहाँ पर इन लोगों को शेल बहुत आसानी से मिल जाता था। तो ये लोग शेल्स को यूज करके अलग अलग चीजें बनाते थे, जैसे कि बैंगल्स, लैडल्स, इनले, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, बैंगल्स चूड़ियां, लैडल्स मतलब कुकिंग में यूज होता है ये। ठीक है, तो इन टाइप की चीजें ये लोग बनाया करते थे। It is likely that finished products from चान्हू-दारो and लोथल were taken to large urban centers। ऐसा भी हो सकता है कि इन छोटे छोटे शहरों में प्रोडक्ट बनाया जाता हो, शेल से कोई सामान बनाया जाता हो, एंड फिर उस सामान को ये लोग बड़े शहरों में यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो में जाकर बेचते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कूल है। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि हमें पता कैसे लगता है किसी एरिया को देखकर कि यहां पर ये लोग कोई प्रोडक्शन का काम करते होंगे, वो समझते हैं। तो जब भी आपको किसी एरिया में अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल दिखने लगे, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स दिखने लगे, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो काम चल रहा है। अगर आपको वहां पे कोई वेस्ट मटेरियल दिखने लगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम चलता है। वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि तुम लोग बहुत बड़े चार्ट पेपर को यूज करके कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुमने बनाया भी होगा, है ना। जब तक प्रोजेक्ट खत्म होता है, तुम्हारा रूम एकदम गंदा सा हो जाता है ना, चार्ट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कहीं पे ग्लिटर बिखरा हुआ होता है, कहीं पे कलर्स गिरे हुए होते हैं। तो लड़के सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी बनाना होता है, ग्लिटर के साथ, वो भी चार्ट पेपर के साथ, वो भी बनाना होता है। ठीक है, बोर्ड में नंबर मिलेंगे तुम्हें इसके, प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा बनाना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, घर में आसपास ऐसे वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, चार्ट पेपर का वेस्ट रह जाता है, तो अगर कोई बाहर से तुम्हारे कमरे में आएगा, उसे देखकर पता चल जाएगा कि अच्छा ये बच्चा तो यहाँ पे कोई काम कर रहा था, कोई क्राफ्ट का काम कर रहा था। सेम लॉजिक तुम हिस्ट्री में भी लगाओ। तो जब हमें वेस्ट प्रोडक्ट, मान लो कि कोई शेल का टूटा हुआ पीस, शेल का बाकी बचा हुआ पीस, पत्थर के वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब हमें दिखने लग जाते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि यहाँ कोई तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम हुआ ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज्ड टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी होता है ना, हम लोग चार्ट पेपर यूज करते हैं, ज्यादा रह जाता है तो मम्मी बोलती है ना इसे बचा के रखो, अगले प्रोजेक्ट में यूज करना। तो सेम था, ये लोग कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता था तो ये लोग इसे अगले काम में, अगले प्रोजेक्ट में यूज कर लेते होंगे। पर जो छोटे छोटे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ये लोग ऐसे ही छोड़ देते थे। तो वो देखकर हमें आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पर कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम रहा होगा। ठीक है, these traces suggest that apart from small specialized center, craft production was also undertaken in large cities। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को आइडिया लगा कि ऐसा नहीं है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन सिर्फ इन छोटे छोटे शहरों में हो रहा था। मोहेंजोदारो, हड़प्पा, इन लार्ज शहरों में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम तो चल ही रहा था। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। तो ये लोग मटेरियल कहाँ से लाते थे अपने बीड्स को बनाने के लिए या अपना क्राफ्ट बनाने के लिए, इनको मटेरियल कहाँ से मिल रहा था वो समझते हैं। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल को यूज करके ये लोग अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे थे। कुछ लोग क्ले को यूज करते थे, क्ले इन्हें आसपास लोकली मिल जाता था, पर क्ले तो देखो आसानी से मिल जाता है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी ये लोग यूज करते थे जो इन्हें आसपास मिलने के चांसेस कम है, जैसे कि तरह तरह के शाइनी रेयर पत्थर, एक टाइप का वुड, मेटल, कुछ कुछ ऐसी चीजें भी ये यूज करते थे जो लोकली नहीं मिलता था। ठीक है, टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने जब यहाँ पे रिसर्च करी तो हमें टेराकोटा के बने हुए बुलक कार्ट्स के ऐसे इमेजेस मिले, ठीक है, फिगरीन्स मिले। तो ये देखकर हमें आइडिया लगता है कि अच्छा, अगर इन्होंने बुलक कार्ट का एक स्कल्पचर बनाया है तो इन्हें पता होता होगा बुलक कार्ट क्या है। अगर इन्हें बुलक कार्ट पता था क्या है तो मतलब ये लोग ट्रैवल करते थे बुलक कार्ट को यूज करके। अगर इधर उधर ट्रैवल करते थे तो इधर उधर से सामान भी इधर उधर ये लोग ट्रांसपोर्ट कराते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमारे अंदाजे से ये लोग कोस्टल रास्तों को भी यूज करते थे, रिवरीन रूट्स, ये लोग वाटर के थ्रू भी ट्रैवल किया करते होंगे, ये हमारा अंदाजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। कुछ मटेरियल तो इन्हें आसपास से ही मिल जाता था, पर कुछ मटेरियल ये लोग बहुत दूर जाकर लेकर आते थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से हड़प्पन लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए सामान इकट्ठा करते थे। ठीक है, जैसे अगर हम शेल की बात करें तो शेल इन्हें मिलता था नागेश्वर और बालाकोट से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो भाई कोस्टल रीजन थे। और भी कुछ एरियाज थे, जैसे एक जगह का नाम है शोर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में है। हमारे अंदाजे से ये बेस्ट सोर्स रहा होगा लापिस लजूली के लिए। लापिस लजूली एक बहुत सुंदर ब्लू कलर का पत्थर होता है, एंड हमारे अंदाजे से उस टाइम पे इस पत्थर की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है लापिस लजूली, एक ब्लूइश कलर का बहुत प्यारा सा एक स्टोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लोथल विच वॉज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन, स्टेटाइट फ्रॉम राजस्थान एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। तो हमारे अंदाजे से लोथल से ये लोग क्या लाते थे, कार्नेलियन लाते होंगे, स्टेटाइट इन्हें राजस्थान और गुजरात से मिल जाता होगा, मेटल इन्हें अगेन राजस्थान से मिलता होगा। और भी कुछ चीजें आपको बता रखी हैं। ठीक है, जो राजस्थान का खेतरी रीजन है, हमारे अंदाजे से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग राजस्थान के इस रीजन से कॉपर इकट्ठा करते होंगे, और ये लोग हमारे साउथ इंडिया से गोल्ड लाते होंगे, ये हमें लगता है। ठीक है, तो जब ये एक्सपेडिशंस में जाते थे, एक्सपेडिशन मतलब इधर उधर ट्रैवल करना, तो जब ये लोग इधर उधर ट्रैवल करते थे गोल्ड लाने के लिए, कॉपर लाने के लिए, तो ये वहां के लोकल कम्युनिटी के साथ बात करते होंगे, इंटरैक्ट भी करते होंगे। ठीक है, ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज स्टेटाइट माइक्रो बीड्स इन दिस एरिया आर इंडिकेशन। हमको कई बार साउथ में या राजस्थान में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एक दो बीड्स या सील्स दिख जाते हैं, तो हमें ये देखकर भी अंदाजा लगता है कि अच्छा, जब ये लोग ट्रैवल करते होंगे तो एक दो सील्स बीड्स इधर उधर रह गए होंगे। ठीक है, चलो, देयर इज एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड the Ganeshwar Jodhpur culture with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. क्या कह रहे हैं कि जो खेतरी इलाका है वहां का जो कल्चर है उसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहते हैं। इनका पॉटरी करने का स्टाइल एकदम अलग है, हड़प्पन पॉटरी से एकदम अलग है इनका पॉटरी करने का स्टाइल, एंड ये लोग कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं, बहुत अच्छे से कॉपर के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग खेतरी इलाके से कॉपर को कलेक्ट करते होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंस लैंड। तो ये तो चलो फिर भी आसपास है ना,
राजस्थान, साउथ इंडिया, ये सब तो फिर भी आसपास है हड़प्पन रीजन के। हमारे अंदाजे से ये और भी बहुत दूर दूर के इलाकों के साथ कांटेक्ट रखते थे। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। ये दूर दूर के इलाकों के साथ भी कांटेक्ट रखते थे, वो समझते हैं। तो जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ा रिसर्च करा ना, तो उन्हें अंदाजा लगा कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। हमारे अंदाजे से कॉपर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ओमान से भी लाते होंगे। ओमान अरेबियन पेनिनसुला में पड़ता है, तो ये लोग ओमान से लाते होंगे कॉपर। ये हमें थोड़ा सा आइडिया लगा। कैसे आइडिया लगा? हमने ओमान के कॉपर और हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉपर का एक एनालिसिस करा, हमने रिसर्च करा, ठीक है। और उन दोनों कॉपर का केमिकल कॉम्पोजिशन हमें देखकर लगा कि ये तो सेम ही है, ठीक है। ओमानी कॉपर और हड़प्पा के कॉपर दोनों में ही हमें निकल के ट्रेसेस मिले। निकल भी एक एलिमेंट होता है, तो हमें ऐसा लगा कि शायद ओमान और हड़प्पन कल्चर दोनों के यहाँ सेम ही कॉपर यूज हो रहा था, ठीक है। और भी हमें प्रूफ मिले जिससे हमें लगता है कि ये लोग ओमान के साथ भी कनेक्टेड थे, ठीक है। तो क्या हुआ, ओमान में हमें एक बहुत बड़ा हड़प्पन जार मिला, ठीक है। ओमान में, ये हमारे एनसीईआरटी की ही इमेज है, एक बहुत बड़ा हड़प्पन जार देखने को मिला, जो कि एक बहुत थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से कवर्ड था, ठीक है। ब्लैक कलर का जो क्ले है उसका एक बहुत मोटी परत बनाकर, लेयर बनाकर इस जार को कवर कर रखा था। तो इतना थिक लेयर था कि अगर तुम उसके अंदर कोई लिक्विड डालो तो वो लिक्विड बाहर की तरफ बह नहीं पाएगा, बाहर की तरफ ऐसे अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही कह रहे हैं, सच थिक कोटिंग प्रिवेंट पर्कोलेशन ऑफ लिक्विड्स। वी डू नॉट नो व्हाट वाज कैरिड इन दिस वेसल। हमें आइडिया नहीं है कि इस जार के अंदर ये लोग एग्जैक्टली क्या कैरी कर रहे थे, पर हाँ ऐसा हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ओमान से कॉपर लेते हो और उन्हें बदले में भी कुछ देते हो। मेसोपोटामिया की बात करते हैं। मेसोपोटामिया याद आ रहा है, क्लास 11th में पढ़ा था मैंने तुम्हें, है ना। तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। Mesopotamian texts datable to the 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Magan, perhaps a name for Oman. And interestingly enough, copper found at Mesopotamian sites also contain traces of nickel. कह रहे हैं कि जब हमने मेसोपोटामियन टेक्स्ट को पढ़ा तो उन टेक्स्ट में भी लिखा गया है कि ये लोग मगन नाम के एक इलाके से कॉपर लाते थे। तो हमारे अंदाजे से मेसोपोटामियन लोग ओमान को मगन बोला करते होंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेसोपोटामियन के जो इलाके हैं वहां पर जो हमें कॉपर मिला है ना, वो कॉपर और ओमान का कॉपर और हड़प्पन सिविलाइजेशन का कॉपर सेम निकला जब हमने केमिकल एनालिसिस करा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट। हमें और भी कुछ प्रूफ मिले कि ये लोग जानते थे ओमान के लोगों को, या ये लोग जानते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। हमें इन इलाकों में हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स, वेट, डाइस, बीड्स, ये सब भी मिले, ठीक है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में और क्या लिखा है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में 3 इलाकों का जिक्र किया जाता है। एक तो है दिलमन, हमारे अंदाजे से बहरीन को ये लोग दिलमन कहते होंगे तब। एक है मगन, मगन मैंने बता दिया आपको, ओमान को ये लोग शायद मगन कहा करते थे। और एक है मेलुहा, ठीक है। तो शायद ये लोग हड़प्पन एरिया को मेलुहा बोला करते थे, ठीक है। दे मेंशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि जो मेलुहा इलाका है यहाँ से ये लोग कार्नेलियन पत्थर लाते थे, लापिस लजूली लाते थे, कॉपर, गोल्ड और अलग अलग टाइप के वुड को भी लाते थे। एक मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये कहा गया है, ठीक है, मे योर बर्ड बी दी हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। एक मेसोपोटामियन मिथ हमें मतलब एक देखने को मिला जिसमें ये मेलुहा के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे पास हाजा बर्ड रहे और हाजा बर्ड की आवाज रॉयल पैलेस में तुम्हें सुनाई दे। अब हमें पता नहीं हाजा बर्ड क्या है, हम भाई अंदाजा लगा रहे हैं कि हाजा बर्ड शायद ये पीकॉक को कह रहे होंगे।
एंड हाजा इसका नाम क्यों रखा हमें कोई आइडिया नहीं है। हम ऐसे अंदाजे मारते हैं कि शायद इन्हें पीकॉक की आवाज सुनकर कुछ लगा होगा इसे हाजा बर्ड बोलेंगे, पर एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं है। पर हाँ, हमें ये एक आइडिया है कि शायद ओमान, बहरेन, मेसोपोटामिया ये सारे इलाके सी रूट्स के साथ आपस में कनेक्टेड रहते होंगे। ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा गया है कि मेलुहा इज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स। इन्होंने कहा है कि मेलुहा जो रीजन है वहां पे सी फेरर्स रहते हैं। सी फेरर्स मतलब हमें इससे आइडिया लगता है कि मे बी मेसोपोटामियन लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग सी रूट्स को बहुत अच्छे से यूज करते थे, बोट्स एंड शिप्स को बहुत अच्छे से यूज करते थे। और हमें ना सील में भी ऐसी एक इमेज मिली है जिसे देखकर हमें पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को पता था बोट्स एंड शिप के बारे में। तो ये एक सील है, ध्यान से देखो, बोट लग रहा है ना ये, ठीक है, तो इस सील के ऊपर ऐसे देखो बोट बना हुआ है। ओके, तो ऐसे हमें कुछ कुछ सील्स मिले हैं जिसे देखकर हमें आइडिया लगता है कि अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी इन्हें पता था, ये वाटर रूट्स को भी यूज करते होंगे। कूल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेज। ये देखते हैं, सील्स एंड सीलिंग से स्टार्ट करेंगे। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कह रहे हैं सील्स तब भी काम आते थे जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चलता था। ठीक है, तो मान लो कि एक बैग है, ठीक है, इस बैग में सामान भरकर तुम कहीं और भेजना चाहते हो, तो ये लोग क्या करते थे, इस बैग को यहां से बांध देते थे और यहां पर एक सील लगा देते थे। सील में क्या होता था, गीला क्ले होता था और उसके ऊपर एक स्टैंप छाप दिया जाता था। तो जब वो क्ले सूखता था तो वो निशान बन जाता था क्ले में। ठीक है, तो ये जो स्टैंप छापते थे, इस स्टैंप से तुम ये सामान जिसको भी भेज रहे हो उसे आइडिया लगता होगा कि ये सामान कहाँ से आ रहा है या ये सामान किसने भेजा है। और अगर सील एकदम प्रॉपर है तो उन्हें ये भी आइडिया लगता होगा कि चलो बैग को किसी ने अभी तक खोला नहीं है। ठीक है, इट मेंट दैट इट हैड नॉट बीन टैम्पर्ड विथ। तो अगर सील वहीं पे लगा हुआ है तो लोगों को समझ आ जाता था कि चलो इस बैग को किसी ने अभी तक खोला नहीं है। और सीलिंग से, सील में जो ऐसे प्रिंट हो रखा होता था उससे जिसको भी बैग जा रहा है उसे अंदाजा भी लगता होगा कि भाई ये बैग भेजा किसने है। ठीक है, नेक्स्ट, ये लोग लिखते कैसे थे वो समझते हैं। ठीक है, इनका स्क्रिप्ट कैसा था वो समझते हैं। Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and the title of the owner. कह रहे हैं कि ज्यादातर जो हड़प्पन सील्स हैं उसमें कम से कम एक लाइन तो लिखा गया है, शायद सील का जो ओनर रहा होगा उनका नाम लिखा जाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, scholars have also suggested that the motif conveyed a meaning to those who could not read. इन्होंने कुछ कुछ सील्स में तो ड्राइंग कर रखी है, लिखा नहीं है, ड्राइंग कर रखी है। तो शायद ये ड्राइंग तब करते होंगे अगर सामने वाले इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये ड्राइंग करके कुछ बनाकर भेज देते होंगे ताकि उस बंदे को वो इमेज देखकर समझ आए। ठीक है, ज्यादातर सील्स में छोटा छोटा ही लिखा गया, शॉर्ट राइटिंग ही इन्होंने करी है। जो लॉन्गेस्ट इनका कुछ लिखा हुआ मिला है उसमें सिर्फ 26 साइंस ही हमें देखने को मिले। ठीक है, पर ओवरऑल अगर हम इनकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, हम डिसाइफर नहीं कर पाए कि ये लोग, इनकी लैंग्वेज क्या थी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, हमें अभी तक इनका कुछ मतलब समझ में नहीं आया है। इट वॉज एविडेंटली नॉन अल्फाबेटिकल। ठीक है, ये लोग अल्फाबेट्स का तो यूज नहीं करते थे, क्योंकि देखो जिन भाषाओं में लैंग्वेज, जिन भाषाओं में अल्फाबेट्स का यूज होता है ना, अल्फाबेट्स कम ही होते हैं। ठीक है, 26, 30 इतने ही होते हैं अल्फाबेट्स, है ना। पर इनके में क्या है, इनके लैंग्वेज में साइंस जो है वो 375 से 400 के बीच में है। तो हमारे अंदाजे से ये लोग अल्फाबेट तो यूज नहीं करते थे, ये लोग कुछ और ही साइंस यूज कर रहे थे। ठीक है, इनका लिखने का तरीका क्या था, ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये लोग लिखते थे, ये हमें कैसे पता, तो इनके ज्यादातर राइटिंग्स में क्या है, यहां पर खाली जगह होती है। ओके, और यहां तक आते आते इनके वर्ड्स एक के ऊपर एक चढ़ने लग जाते हैं। जैसे तुम लोग कैसे करते हो, अगर ये तुम्हारी कॉपी है, यहाँ पे मार्जिन होता है तो यहाँ पे खाली जगह होती है, यहां से लिखना स्टार्ट करते हो, कई बार पेज की सेंड में दो वर्ड्स को तुम ऐसे जबरदस्ती लिख देते हो, एक के ऊपर एक चढ़ा देते हो,
तो तुम्हारे लिखने का तरीका देखकर हमें समझ में आएगा कि भाई तुम तो लेफ्ट टू राइट की तरफ लिख रहे हो। तो ऐसे ही इन लोगों की राइटिंग हमें देखकर समझ में आया कि राइट में खाली जगह है, लेफ्ट में वर्ड्स जाकर चिपक रहे हैं साथ में, तो ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा करते थे। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड। इन लोगों ने अलग अलग चीजों के ऊपर कुछ कुछ लिखा है। सील्स के ऊपर लिखा है, कॉपर टूल के ऊपर लिखा है, जार के ऊपर लिखा है, इनके ऐसे टैबलेट से होते थे, टैबलेट्स के ऊपर कुछ कुछ लिखा है, ज्वेलरी के ऊपर लिख दिया है, बोन के ऊपर लिख दिया है। हमें ये तक प्रूफ मिला है कि ये लोग शायद साइन बोर्ड का भी यूज करते होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है इन्होंने पत्तों के ऊपर लिखा हो, वुड के ऊपर लिखा हो, पर इतने साल हो गए तो वो पत्ते, वुड, वो सब डीके हो गए, हमें मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो शायद हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लिटरेसी ज्यादा थी, सारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो इसीलिए ये लोग हर जगह लिखते ही रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनका वेट करने का भी एक सिस्टम, ठीक है, चीजों का वेट नापने का भी एक सिस्टम था। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर सिस्टम बना रखा था चीजों का वेट नापने के लिए। ये लोग एक पत्थर यूज करते थे, चर्ट नाम था उस पत्थर का, क्यूब शेप का वो पत्थर रहता था, उसके ऊपर ज्यादा कोई मार्किंग वार्किंग नहीं होती थी, उस पत्थर को यूज करके ये चीजों का भार, वेट नापते थे। इनके जो वेट्स हैं, इनके ऊपर अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 4 8 16 32 12,800 तक इनका वेटिंग का सिस्टम, वेइंग का सिस्टम जा रहा है। कुछ में तो इन्होंने डेसिमल सिस्टम को यूज करके भी वेट नाप रखा है। ठीक है, तो हमारे अंदाजे से ये जो बहुत हल्के हल्के वेट्स रहे होंगे उसे ये ज्वेलरी और बीड नापने के लिए यूज करते होंगे, और जो भारी वाले थे वो बहुत भारी चीजों के लिए, मेटल्स, इन सबको नापने के लिए ये लोग यूज करते होंगे। नेक्स्ट, एंशियंट अथॉरिटी। देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन, like the extraordinary uniformity of artifacts in pottery, seal, vase and bricks. Bricks notably, कह रहे हैं कि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखो तो आपको देखकर लगेगा कि कोई तो यहाँ पर बढ़िया डिसीजन मेकिंग कर रहा था। क्या देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर बढ़िया डिसीजन मेकिंग चल रहा था? आप देखोगे कि इनके पॉटरीज का सिस्टम जो है, हर जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन जहां पर भी है, हड़प्पन कल्चर जहां पर भी है, हर जगह सेम तरीके से पॉटरी हो रही है, हर जगह सेम टाइप के सील्स यूज हो रहे हैं, हर जगह वेट को नापने का सिस्टम सेम है, ब्रिक्स का साइज एकदम परफेक्ट परफेक्ट बने जा रहा है, यूनिफॉर्म रेशियो में, सेम साइज में ब्रिक्स आपको जम्मू में भी, गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इनके शहरों को देखो, इनके सेटलमेंट को देखो, तो बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रखी है। हमने डिस्कस करा ना, ड्रेनेज था, स्ट्रीट्स बहुत अच्छे से बना रखा था, तो प्रॉपर वॉल्स भी बनाए हैं, प्लेटफॉर्म भी बनाया है। तो कोई तो डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा ना, कोई तो लेबर को इकट्ठा कर रहा होगा, उन्हें समझा रहा होगा, कोई तो एक अथॉरिटी फिगर, कोई एक मैनेजर, मैनेजर मतलब कोई एक पर्सन रहा होगा जो इन सबको मैनेज कर रहा होगा। तो वो कौन था, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला टॉपिक, पैलेसेस एंड किंग्स। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में महल हुआ करते थे, राजा रानी हुआ करते थे, ये समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या तरीका था, राजा रानी थे नहीं थे, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मोहेंजोदारो में हमें बहुत बड़े बड़े कुछ बिल्डिंग्स मिले, जिन्हें हमें देखकर लगता है कि ये तो कोई महल रहा होगा, कोई पैलेस रहा होगा। ठीक है, पर जनरली क्या होता है, पैलेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा ज्वेलरी, पैसा, ये सब मिलना चाहिए, पर ऐसा कुछ हमें मिला नहीं उस पैलेस के अंदर, तो वी आर नॉट दैट श्योर। हमें एक स्टैचू मिला था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक स्टैचू मिला था जिसको हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा स्टैचू है, इस स्टैचू को हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं। ठीक है, तो this is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest king. हमने इस स्टैचू का नाम प्रीस्ट किंग क्यों रखा? क्योंकि हमने इस स्टैचू को मेसोपोटामिया के कल्चर से रिलेट करा, वहां पर प्रीस्ट किंग का एक कल्चर रहता था, तो हमने इस स्टैचू का नाम भी प्रीस्ट किंग रख दिया। ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में
प्रीस्ट, पुजारी, ये सब होते थे नहीं होते थे, ये लोग पूजा रिचुअल्स क्या कैसे करते थे, इनका रिलीजन क्या था, ये सब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। क्या जो पुजारी जो प्रीस्ट लोग होते थे, क्या इनके पास पॉलिटिकल पावर होती थी, क्या सोसाइटी में लोग इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ये सब हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका मानना है कि हड़प्पा में तो शायद कोई राजा रानी रहे ही नहीं होंगे, शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन में सारे लोग बराबर रहे होंगे, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में राजा रहे होंगे और ऐसा रहा होगा कि हर एक रीजन में अलग अलग राजा हैं। जैसे हड़प्पा में अलग राजा है, मोहनजोदारो में अलग राजा है, लोथल में अलग राजा है, तो ऐसे हर जगह अलग अलग राजा रहे होंगे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है। पर ये सारे जो राजा लोग हैं, ये लोग साथ में मिलकर डिसीजन लेते होंगे, इसीलिए इन सारे एरियाज में कल्चर तो हमें सेम जैसा दिख रहा है। पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता होगा कि अलग अलग राजा साथ में मिलकर सेम डिसीजन ले रहे हैं। उल्टा ऐसा होता होगा कि एक ही राजा है जो इन सारे रीजन्स को संभाल रहा है, और इसी वजह से हर जगह पर हमें सेम कल्चर, सेम ब्रिक साइज, सेम बीड्स, सेम वेट का सिस्टम, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एज ऑफ नाउ देखो, इनमें से कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, पर ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद यही हुआ था कि एक राजा थे जो इन सारे रीजन्स को संभाल रहे थे। ठीक है, एंड इट इज अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन। ऐसा होने के चांसेस कम है कि इतने मुश्किल डिसीजंस कम्युनिटीज ही लिए जा रहे थे, कोई तो राजा, कोई तो लीडर वहां पर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ? आज के टाइम पे तो नहीं है इनका सिविलाइजेशन, आज के टाइम पे इनका कल्चर नहीं है, क्या हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये समझते हैं। There is evidence by approximately 1800 BCE, most of mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. Simultaneously, there were expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and Western UP. हमारे अंदाजे से 1800 BCE के अराउंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया था ना, एक अर्ली हड़प्पन कल्चर था, उसके बाद मेच्योर हड़प्पन कल्चर आया, और उसके बाद लेटर हड़प्पन कल्चर आया। तो हमारे अंदाजे से 1800 BCE के अराउंड मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर खत्म हो जाता है, लोग अपने शहरों को अबैंडन कर देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। और हमें प्रूफ भी मिला है कि इसी टाइम पर गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के अलग अलग शहरों में लोग जा रहे थे और वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इन फ्यू हड़प्पन साइट्स, ठीक है, कुछ हड़प्पन साइट्स ऐसे रहे जहां पर 1900 BCE तक लोग रहे होंगे, पर 1900 BCE के बाद ये लोग भी अपने शहरों को छोड़कर चले जाते हैं। हमें आइडिया कैसे लगा? क्योंकि इस टाइमलाइन में हड़प्पन कल्चर की चीजें, इनका वेट, इनका सील, इनके बीड्स, ये सब मिलने खत्म हो जाते हैं। तो हमें आइडिया लग गया कि अच्छा, इस टाइम तक आते आते इनका तो कल्चर खत्म हो गया। ठीक है, इनके राइटिंग्स हमें मिलने बंद हो गए इस टाइम पीरियड से, इनका ट्रेड खत्म हो गया, इनका क्राफ्ट खत्म हो गया। ठीक है, इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक अ फार फ्यूअर थिंग्स। ठीक है, बहुत कम कम हमें इनके मटेरियल्स दिखने लगे, इनके घर खाली पड़ गए, फिर वो ऐसे ही पड़े पड़े खराब होने लग गए। ठीक है, ओवरऑल इनका जो पॉटरी था, जो सील्स था, ये सब भी खत्म होने लग गए। ठीक है, अब मेच्योर हड़प्पन कल्चर के बाद जो इनका नेक्स्ट, बहुत टाइम के बाद जो इनका नेक्स्ट कल्चर स्टार्ट हुआ, उसे हम लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं, या फिर हम उसे सक्सेसर कल्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा होगा कि अचानक से इनका कल्चर खत्म हो गया? ठीक है, अचानक से इनके शहर खाली हो गए, क्या कारण रहा होगा? हमें एग्जैक्टली नहीं पता, पर हम कुछ कुछ अंदाजे लगाते हैं। हमारे हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, इन्होंने आसपास के सारे फॉरेस्ट को खत्म कर दिया होगा, काट दिया होगा, कहीं पे बाढ़ आ गई होगी, इनके आसपास के रिवर्स सूख गए होंगे तो इन्हें शिफ्ट करना पड़ गया होगा। ठीक है, इन्होंने अपने आसपास के रिसोर्सेज को बहुत ओवर यूज करके खत्म कर दिया होगा तो इन्हें शिफ्ट करना पड़ गया होगा। अब देखो, ये जो मैं रीजंस बता रही हूँ, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, ये सब हो सकता है किसी एक रीजन में हुआ हो, दो रीजन में हुआ हो,
ऐसा कैसे हो गया कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में साथ में बाढ़ आ गई या साथ में इनका फॉरेस्ट खत्म हो गया? ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग श्योर नहीं है क्या हुआ, पर ये हम लोग अपने अंदाजे से कह रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद इनके सील, इनके स्क्रिप्ट, इनके बीड, इनके पॉटरीज, इनका वेट का सिस्टम, ये सब धीरे धीरे मिलना बंद हो जाता है। The subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in completely different region. इसके बाद कुछ हजारों साल के बाद अलग अलग नए नए शहर्स नहीं, अलग अलग नए नए सिटीज, अलग अलग शहर अलग अलग रीजन में बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोगों ने हड़प्पन कल्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, इनके पॉट, इनके सील, इनका वेट का सिस्टम, इनका ट्रेड का सिस्टम, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ वो भी पढ़ लिया। पर हमें कैसे पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में? ठीक है, किसने पता लगाया हड़प्पन सिविलाइजेशन और फिर तुम्हारे बाद में तुम्हारे सिलेबस में ऐड हो गया, वो पता लगाते हैं। ठीक है, हमने कैसे डिस्कवर करा हड़प्पन सिविलाइजेशन को वो समझते हैं। So far we have examined facets of Harappan civilizations in the context of how archaeologists have used evidence. ठीक है, कह रहे हैं अभी तक तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, फैसिनेटिंग सी प्यारी सी हिस्ट्री पढ़ ली, पर ये सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुआ वो कहानी जरा थोड़ी सी समझते हैं। ठीक है, तो जब हड़प्पन कल्चर खत्म हुआ तो लोग भूल गए हड़प्पन कल्चर के बारे में, इनके शहर खाली पड़ गए और फिर हजारों साल के बाद इनके रीजन में लोग आए रहने के लिए, वहां पे नए नए शहर बनने लग गए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि इनको बीड्स मिल जाते थे, कहीं पे ये लोग खोद रहे होते थे तो इनको सील्स मिल जाते थे, पर इनको पता नहीं लगता था कि क्या है। ठीक है, ये लोग सोचते थे कि यार क्या है ये, पर इनको आइडिया नहीं लग पाता था। फिर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है कनिंघम्स कंफ्यूजन। फिर क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो कनिंघम के पास पहला पहला प्रूफ पहुंचता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। कैसे पहुंचता है वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो कनिंघम ने अपना आर्कियोलॉजी रिलेटेड काम 19th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था और वो हमेशा ना रिटन चीजों को पसंद करते थे। जैसे मान लो कि कोई चाइनीज ट्रैवलर है, वो कुछ लिख कर चले गए, तो वो उन राइटिंग को पढ़ के उस टाइम के हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते थे। अगर हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इनका मेन फोकस 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी के बीच में जो कुछ हुआ वो समझने में रहता था। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसीई और 4th सेंचुरी सीई, इस टाइम पीरियड के बीच में हिस्ट्री को समझना कनिंघम का मेन इंटरेस्ट था। ये इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स थे वो कई बार इंडिया आते थे, तो वो कुछ कुछ लिखकर चले गए, तो कनिंघम उन चीजों को पढ़कर 4th 7th सेंचुरी इस टाइम के पीरियड को समझने की कोशिश करते थे। कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस। कनिंघम को जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते थे वो उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करते थे। ठीक है, व्हेन ही एक्सकवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स। जब वो एक जगह पर जाते थे तो वो वहां के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को, पॉटरीज को, इन सारी चीजों को कलेक्ट करके उनका कल्चर समझने की कोशिश करते थे। अब हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली कनिंघम के रिसर्च के कैटेगरी में नहीं पड़ता। कनिंघम जिस टाइम पीरियड में इंटरेस्टेड थे उस टाइम पीरियड में हड़प्पन कल्चर नहीं पड़ता। और वैसे भी किसी चाइनीज पिलग्रिम ने या किसी चाइनीज ट्रैवलर ने हड़प्पन कल्चर के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक अलेक्जेंडर कनिंघम को कोई आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में। ऑल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफन, पर ऐसा होता था कि लोग हड़प्पन सील्स वगैरह लोगों को मिलते थे और लोग कनिंघम के ऑफिस तक पहुंचा देते थे कि भाई हमें एक सील मिला है, पर कनिंघम को समझ में ही नहीं आता था कि वो सील कहाँ का है। ठीक है, जैसे एक हड़प्पन सील कनिंघम तक पहुंचाया था किसी ब्रिटिशर ने, ठीक है, पर कनिंघम को समझ में नहीं आया कि ये सील कहाँ का है, एंड वो गलत अंदाजे लगाते थे कि ये सील तो इस टाइम पीरियड का होगा या उस टाइम पीरियड का होगा। ठीक है, एंड इसके पीछे कारण भी है क्योंकि उस टाइम पे इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को लगता था कि पहले पहले जो शहर बने वो गंगा वैली के आसपास बने। ठीक है, उस टाइम पे
हड़प्पा के बारे में कोई आइडिया नहीं था लोगों को, तो इसीलिए कनिंघम के जो तुक्के थे या जो गेस थे वो सही नहीं लग रहे थे। उसके बाद क्या होता है, सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन रीजन्स में जाते हैं और वो सील्स उन्हें मिलने लगते हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जैसे कि दयाराम साहनी, ठीक है, उनको ये सील्स मिलने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोगों को एहसास होता है कि यार ये सील्स तो इंपॉर्टेंट है, शायद कोई सिविलाइजेशन रही होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर एक और आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं राखल दास बैनर्जी नाम से, उनको मोहनजोदारो में सील्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, उनको अलग अलग जगह पर सील्स मिलने लग जाते हैं। जब बहुत सारे सील्स, अलग अलग चीजें हमें मिलती हैं, तो फाइनली 1924 में तब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं एएसआई के। जॉन मार्शल उस टाइम पे अनाउंस कर देते हैं कि भाई हमने एक नए सिविलाइजेशन को खोज लिया है, हमने एक नए सिविलाइजेशन की डिस्कवरी करी है इंडस वैली के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम पे एसएन रॉय जो थे, उनकी एक बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एसएन रॉय ने ये लिखा था कि जो जॉन मार्शल हैं, जब जब वो इंडिया छोड़ के गए तो उन्होंने इंडिया को 3000 ईयर्स ओल्डर बना दिया, मतलब उन्होंने इंडिया का इतना पुराना इतिहास ढूंढा, उसके बाद वो इंडिया छोड़कर गए, ये उन्होंने अपने कुछ राइटिंग्स में लिखा भी है, ठीक है। इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो ऑफ वन कंटेम्पोरेनियस विथ मेसोपोटामिया। कह रहे इस टाइम पे बाकी वर्ल्ड को आइडिया लगा कि अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन रहा, और लोगों ने अंदाजा लगाया कि चलो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पर एक और सिविलाइजेशन चल रहा था और वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था। जब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पीरियड में हमने देखा कि इंडियन आर्कियोलॉजी में बहुत सारे मेजर बदलाव भी आते हैं, ठीक है। तो जॉन मार्शल पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम करा। इंडिया में आने से पहले ग्रीस जैसे इलाकों में उन्होंने काम कर रखा था, तो वहां से उन्हें जो कुछ सीखने को मिला वो सारी चीजें, सारा एक्सपीरियंस लेकर वो इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम की तरह इनको भी शौक था पैटर्न्स ढूंढने का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने का, डेली लाइफ के साथ ये रिलेट भी करने की कोशिश करते थे। इनको जो भी चीजें मिलती थी एक्सकवेशन के बाद, उनको ये डेली लाइफ के साथ रिलेट भी करने की कोशिश करते थे। अब मार्शल के बारे में एक चीज बता रखिए कि मार्शल क्या करते थे, ही टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स measured uniformly throughout the mount, ignoring the stratigraphy of the site। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम इस इमेज का यूज करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में। तो अर्थ के नीचे ना लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसी को ही हम स्ट्रैटोग्राफी कहते हैं कि अर्थ के नीचे अलग अलग लेयर्स होती हैं। अब ये लेयर्स ना, जैसा हम अपने दिमाग में सोचते हैं, एकदम सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लेयर्स नहीं होती, ठीक है। ये जो लेयर्स हैं ये टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली लाइन देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसे सीधी आ रही है फिर ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये जो जॉन मार्शल थे इनको आइडिया नहीं था इस चीज का। ये क्या करते थे, ये हॉरिजॉन्टल तरीके से चीजों को ढूंढा करते थे, ठीक है। और ये जो लेयर्स है ना, अर्थ के ये जो लेयर्स हैं, ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 4-5 सामान हमें एक ही लेयर में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 4-5 सामान एक ही टाइम पीरियड के रहे होंगे। तो जो जॉन मार्शल है उनको ये आइडिया नहीं था, वो अर्थ के स्ट्रैटोग्राफी को फॉलो नहीं करते थे, वो एक रीजन उठाते थे और वहां से हॉरिजॉन्टली जो कुछ मिल रहा है वो सब खोद के बाहर निकाल लेते थे एंड उनको साथ में पढ़ते थे। तो ये अप्रोच सही नहीं रहा, ठीक है। This meant all the artifacts recovered from same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layers। कह रहे कि इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि सामान अलग अलग लेयर्स में मिल रहे हो, पर जो जॉन मार्शल है वो सबको साथ में ही उठा लेते थे एंड उनको ऐसा लगता होगा कि ये सब तो एक ही कैटेगरी के सामान है, जबकि ऐसा नहीं होता था। तो क्योंकि ये गलत मेथड यूज करते थे, उस टाइम पे बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसी चक्कर में खो गई, हमें आइडिया ही नहीं लगा कि ये कौन से लेयर से उठाई गई है।
फिर बाद में क्या होता है, REM व्हीलर आते हैं, वो डायरेक्टर जनरल बनते हैं ASI के 1944 में। वो इस गलती को ठीक करते हैं, वो स्ट्रैटिग्राफी यूज करना स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर टेक्निक्स को यूज करके खोदना स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म तरीके से। जो मार्शल कर रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मेथड छोड़कर ये प्रॉपर तरीके से खोदकर चीजों को निकालना स्टार्ट करते हैं। व्हीलर की अगर हम बात करें तो ये आर्मी में भी काम कर चुके थे, तो जो आर्मी के लोग होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं, प्रिसाइज तरीके से काम करते हैं, तो व्हीलर का भी यही अप्रोच रहा जब वो आर्कियोलॉजी में काम कर रहे थे। तो The frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with present day boundaries. कह रहे हैं कि हड़प्पन, उस टाइम की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन रही थी, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन का आज के कंट्रीज के बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे जब हमारा देश का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान के इलाके में बहुत सारा हड़प्पन कल्चर चला गया। ठीक है, बहुत सारे हड़प्पन इलाके ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के टेरिटरी में चला गया। तो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि वो इंडिया में कोई साइट ढूंढे ताकि वो हड़प्पन कल्चर को और अच्छे से समझ पाए। हमने कच्छ में बहुत ज्यादा रिसर्च करा, वहां पर हमें बहुत प्रूफ मिला हड़प्पन सेटलमेंट का। पंजाब और हरियाणा से भी हमें बहुत सारा प्रूफ मिला है। कालीबंगन, लोथल, राखी घड़ी एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा हैव बीन डिस्कवर्ड। इन सबको भी हमने डिस्कवर किया, धोलावीरा सबसे रिसेंटली इनमें से डिस्कवर किया गया है। ठीक है, और आज के टाइम पे फ्रेश एक्सप्लोरेशन अब भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया कि हाँ यार हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर भी हमारी रिसर्च चल ही रही है। ठीक है, where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, other try to understand the logic underlying the location. कह रहे हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अप्रोच अलग होता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एक सामान को उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कल्चर रहा होगा। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि ये सामान इसी लोकेशन से क्यों मिला, इस लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट लोकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, वो अलग अलग चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सामान का फंक्शन क्या रहा होगा। Since 1980s there has been growing international interest. 1980s के बाद इंटरनेशनली भी लोग हड़प्पन आर्कियोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। ठीक है, अलग अलग स्पेशलिस्ट, फॉरेनर्स भी अलग अलग स्पेशलिस्ट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को लेकर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके हड़प्पन कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक क्ले, हर एक पत्थर, हर एक मेटल, इन सबको हम बहुत ध्यान से एग्जामिन करके नए नए डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में और बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। फ्यूचर में शायद हम और अच्छे से समझ पाए हड़प्पन कल्चर को। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। ठीक है, तो थोड़ा और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में समझते हैं, हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम आर्कियोलॉजिस्ट हमारे रिसर्च करते हैं, वो सब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, इट इज मटेरियल एविडेंस। कह रहे हैं हड़प्पा के केस में हमने देखा कि इनके राइटिंग से तो हमें कोई मदद नहीं मिली, हमें समझ में ही नहीं आया ये लोग क्या लिख रहे हैं, पर इनके यहाँ से जो ऑब्जेक्ट्स मिले, सील, पॉटरीज, वेट्स, बीड्स, इन सब से हमें ज्यादा समझ में आता है हड़प्पन कल्चर के बारे में। तो ये सुनकर भी आपको समझ में आया होगा कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। राइटिंग मिल जाए और समझ में आ जाए तो बढ़िया है, उससे बढ़िया तो और कुछ है ही नहीं। पर अगर राइटिंग ना भी मिले तो ऑब्जेक्ट से भी तुम किसी एरिया के कल्चर को समझ सकते हो। पॉटरी, टूल, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, इन सब से तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें भी रही होंगी जैसे कपड़े, लेदर, वुड, ये सब तो गल गए होंगे, डीके हो गए होंगे, आज के टाइम तक बचे नहीं होंगे। ठीक है, पर स्टोन, बर्न्ट क्ले, मेटल, ये सब तो बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। तो ये बचा हुआ है, इससे हम काफी कुछ समझ सकते हैं। It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past
or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जो कि हिस्ट्री में ही टूट गई होंगी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जिनको इन लोगों ने रीयूज कर लिया होगा, रिसाइकिल कर लिया होगा। जो हमें प्रेशियस प्रेशियस चीजें मिलती है ना, जैसे मान लो कि कोई बहुत प्रेशियस पत्थर मिल गया, कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है कि बहुत साल पहले कोई इस पत्थर को किसी ने खो दिया, या बहुत साल पहले किसी ने इस पत्थर को छुपाया, ठीक है, संभाल कर रखा और फिर कभी निकाला ही नहीं तो वो वहां पे रह गया। तो ये मतलब एक्सीडेंटली हमें ये मिल रहा है, ये आपको समझाया जा रहा है। किसी ने खो दिया, किसी ने कहीं पे रख के छोड़ दिया और फिर बहुत साल के बाद हमें वो पत्थर या वो मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, अब जो भी हमें रिसर्च करने के बाद जो भी हमें सामान मिलता है, हम उसे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल तरीका तो क्या है कि तुम्हें जो भी सामान मिला तुम उसे मटेरियल के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांट दो। ठीक है, तो बोन के बने हुए सामान को एक कैटेगरी में डाल दो, स्टोन के बने हुए सामान को एक कैटेगरी में डाल दो, मेटल के बने हुए सामान को एक कैटेगरी में डाल दो। तो एक तरीका तो ये हुआ कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल के आधार पर तुम अपने ऑब्जेक्ट्स को बांट दो। दूसरा तरीका क्या है, फंक्शन के आधार पर तुम सामान को बांट दो। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का काम क्या है, उस काम के आधार पर तुम उस सामान को बांट दो। ठीक है, अगर तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये तो डेली लाइफ में यूज होता है तो उसे एक कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, अगर तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये तो कोई ज्वेलरी है तो इसे एक कैटेगरी में, अलग कैटेगरी में डाल दो। तो ऐसे फंक्शन के आधार पर आर्टिफैक्ट्स को या तो टूल माना जाता है या ऑर्नामेंट माना जाता है। टूल मतलब जैसे खेती करने के लिए यूज हो रहा है कुछ तो वो टूल हो गया। ऑर्नामेंट मतलब कोई ज्वेलरी है अगर तो वो ऑर्नामेंट हो गया। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग भी मान लो किसी चीज को देखकर लग रहा है कि ये तो किसी रिलीजियस काम के लिए यूज होता होगा तो उसे अलग कैटेगरी में डाल दो। फंक्शन के आधार पर भी तुम चीजों को बांट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे। जब भी हमें कोई सामान मिलता है तो हम उसे प्रेजेंट डे के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम पे हम इस सामान को किस काम के लिए यूज करते हैं। शायद बहुत साल पहले भी लोग इस चीज को उसी काम के लिए यूज करते होंगे। जैसे जब हमें बीड्स मिले, जब हमें ब्लेड मिला, ठीक है, जब हमें क्वन मिला, क्वन मैंने बताया था ना तुम्हें पिछले लेक्चर में, ये एक टूल है जिसमें ये लोग ग्रेन्स को पीसा करते होंगे, ग्राइंड किया करते होंगे। तो इन सबको देखकर हमें समझ में आ गया कि अच्छा क्वन इस काम के लिए यूज होता होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। आर्कियोलॉजी में ये भी जरूरी होता है कि तुम इस चीज के ऊपर भी ध्यान दो कि तुम्हें वो सामान मिल कहाँ से रहा है। अगर तुम्हें वो सामान घर से मिल रहा है तो उसका मतलब बदल जाएगा। अगर तुम्हें वो सामान किसी के ग्रेव से, किसी के साथ दफना रखा है उस सामान को, तो उस सामान का मतलब बदल जाएगा। अगर तुम्हें वो किसी नदी के पास मिल रहा है तो ऐसे लोकेशन के अकॉर्डिंग उस सामान का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लोकेशन के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। There are traces of cotton at some Harappan sites. To find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including description in sculptures. Archaeologists have to develop frames of reference. We have seen that the first seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of cultural sequence. कह रहे हैं कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा सोच के समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है, उन्हें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। जैसे कॉटन का हमें थोड़ा थोड़ा लगा कि इन लोगों को कॉटन के बारे में पता रहा होगा, ठीक है, पर कॉटन के कपड़े वगैरह तो बहुत साल हो गए, अब थोड़ी बचेंगे अगर वो लोग कॉटन के कपड़े यूज करते भी थे तो। ठीक है, तो हम इनके स्कल्पचर्स को देखकर आइडिया लगाते हैं कि अच्छा इन्हें शायद कॉटन के बारे में पता रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहे हैं कि जब पहला पहला हड़प्पन सील मिला था ना तो हमें समझ में ही नहीं आया ये क्या है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करा, मेसोपोटामिया में जो हमें मिला उन सारी चीजों के साथ रिलेट करा, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ये तो सील है, शायद इसका ये मतलब होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन ये समझते हैं। ठीक है, हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आई हड़प्पन कल्चर को समझने में, ये समझते हैं। तो हमें इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस समझ नहीं आए।
ठीक है, अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम्ड अनयूजुअल मे हैव रिलीजियस सिग्निफिकेंस। जो भी चीजें हमें देखकर ज्यादा समझ नहीं आई, थोड़ी अलग लगी, उनको हमें देखकर लगता है कि शायद इसका कोई रिलीजियस कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, एक हमें टेराकोटा का एक फिगर मिला, एक विमेन का, जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहन रखी थी। ठीक है, तो उन्हें देखकर हमें लगता है कि शायद ये कोई रिलीजियस फिगर रहा होगा। ठीक है, हम उस फिगर को मदर गॉडेस भी कहते हैं। ठीक है, तो मदर गॉडेस की मैंने शायद इमेज नहीं लगाई है, आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्वेलरी पहन रखी है, टेराकोटा का ही एक इमेज है। तो हमें वो देखकर लगा कि शायद रिलीजियसली कोई इंपॉर्टेंट इमेज रहा होगा ये, तो हम उस फिगरीन को मदर गॉडेस कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि मेन का भी हमें कुछ स्टैचू देखने को मिला, जहां पर जो मेन है उन्होंने अपना एक हाथ नी के ऊपर रख रखा है। और मैंने आपको बताया भी, इस टाइप के इमेज को हम लोगों ने प्रीस्ट किंग बोलना स्टार्ट कर दिया। शायद प्रीस्ट किंग का भी किसी रिचुअल, किसी पूजा से कोई लेना देना होगा। ग्रेट बाथ को देखकर भी हमने आइडिया लगाया कि शायद किसी खास रिचुअल में यूज होता होगा। हमें कालीबंगन और लोथल में फायर ऑल्टर्स भी देखने को मिले हैं, मतलब बहुत ग्रेट सा, बहुत बड़ा सा स्पेस जहां पर ये लोग आग लगाते थे। ठीक है, शायद हवन टाइप का कुछ करते थे। तो वो देखकर भी हमें लगता है कि ये तो कोई रिलीजियस काम के लिए यूज होता होगा। हमने कोशिश करी है इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रीबिल्ड करने की। हमने थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी है कि ये किसको वर्शिप करते थे। हमारे अंदाजे से मे बी ये लोग नेचर को वर्शिप किया करते होंगे, पर हमें उतना कुछ क्लियर नहीं है। कुछ सील्स में हमें दिखा कि इन्होंने एक वन हॉर्न सा एक एनिमल बना रखा है, कुछ यूनिकॉर्न जैसा सा। तो शायद ये लोग मिथिकल एनिमल्स की पूजा किया करते होंगे। हमें एक फिगर देखने को मिला जहां पर एक पर्सन योगिक पोजीशन में बैठे हैं, पैर को क्रॉस करके बैठे हैं, एंड उस इमेज के आसपास कुछ एनिमल्स बन रखे हैं। तो उस इमेज को हम प्रोटो शिवा कहते हैं। ठीक है, तो हमने उस इमेज को थोड़ा लिंक करा कि हिंदुइज्म में जो शिव भगवान है, शायद शिव भगवान जो है उनके साथ कोई कनेक्शन रहा होगा इस सील का। तो ऐसे ऐसे हमने कुछ अंदाजा लगाया। और आपको शिवलिंग पता है ना, तो ऐसे लिंग का भी प्रूफ अलग अलग एरिया में ऐसे कोनिकल स्टोन्स भी हमें देखने को मिले हैं हड़प्पन कल्चर में। तो हमने कुछ अंदाजा लगाया कि मे बी ये जो प्रोटो शिवा है, इनका कोई रिलीजियस मतलब रहा होगा। मे बी हिंदुइज्म के जो शिव भगवान है उनसे कुछ रिलेटेड होंगे। तो जो सबसे पहला रिलीजियस टेक्स्ट था हमारा, वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक भगवान का जिक्र करा जाता है जिनका नाम था रुद्र। रुद्र शिव भगवान के लिए ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो हमने प्रोटो शिवा को, ये जो रुद्र हैं, उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, प्रोटो शिवा कुछ ऐसे दिखते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक पर्सन है जो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, एंड इनके आसपास एनिमल्स बने हुए हैं। तो हमने प्रोटो शिवा के साथ शिव भगवान और रुद्र को कनेक्ट करने की कोशिश करी। पर ऋग्वेद में जिस रुद्र का जिक्र किया गया है, वो रुद्र ना तो कोई पशुपति थे, ना उनके आसपास कोई एनिमल्स थे, ना ही वो रुद्र कोई योगी थे। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं प्रोटो शिवा को अब किसके साथ कनेक्ट करें, हम बस अपना अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, तो दिख रहा है हमें थोड़ा थोड़ा कि ये जो रुद्र हैं ऋग्वेद वाले, उनका प्रोटो शिवा के साथ शायद उतना ज्यादा भी कोई कनेक्शन नहीं रहा होगा, पर ये हमारे स्कॉलर्स का अंदाजा है कि शायद कुछ तो कनेक्शन रहा होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर लो, तुम लोगों ने एक और बहुत ही बड़ा चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई एम सो हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन, और भागो मत, कुछ चीजों को सुनकर जाओ। ये तो हमारी फ्री क्लास थी, पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे ह्यूमैनिटीज के बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी, जहां पर हम आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश कवर कराएंगे। पॉलिटिकल साइंस तुम अपनी दीदी के साथ पढ़ोगे इस बैच में। हम आपको नोट्स देंगे, डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से सेशन लगवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब मैं तुम्हें कराऊंगी। अगर तुमने ये बैच ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी की टेंशन मेरी
फिर मैं देखूंगी कि तुम लोग टॉप करो अपने हर एक एग्जाम में। और ये हमारे बैच को ज्वाइन करने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि फिलहाल हमारे बैच पे चल रहा है 25% तक का डिस्काउंट। 25% के डिस्काउंट का मतलब है कि तुम लोग अराउंड 16,000 रुपीज को बचा सकते हो। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मई 18 तक है, तो उससे पहले पहले इस बैच को ज्वाइन कर लेना। बैच को कैसे ज्वाइन करना है मैं वो बताती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 कह के एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो। फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको हमारा बैच कितने महीनों तक, कितने मंथ्स तक चाहिए। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। जैसे ही आप अनुष्या लिखोगे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो जैसे ही तुम यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। चलो बच्चों, तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही सब बताना था। हमने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।